बच्चे लास्ट ना हमने क्लास में ख़त्म किया था वर्क पावर एंड एनर्जी। हमारे फिजिक्स के 4 यूनिट्स ख़त्म हो गए। आज हमने यूनिट नंबर 5 दैट इज़ रोटेशनल मोशन, ये हमने शुरू करना है। थोड़ा सा चैप्टर है जो वास्ट है, समझ के करोगे तो समझ आएगा। इसमें क्रैबिंग कम है, आपका IQ ज़्यादा लगना है। रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक इसका शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमने समझना है। पहले इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्यों आया, इसको हमने यूज़ क्यों किया, ये हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले 4 चैप्टर से पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर हमने पढ़ा सबसे इससे पहले पढ़ा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है M×A। अब जो फोर्स लगती है ना, जो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। फोर्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना M×A, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट मास। सिंगल पॉइंट मास होना चाहिए तब ये फोर्स लगती है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सिंगल पॉइंट मास, इस पॉइंट के लिए फोर्स M में, पॉइंट मास के लिए मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट प्रैक्टिकली पॉइंट मास एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रैक्टिकली तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक इज़ नॉट ए पॉइंट मास, लेकिन हमने न्यूटन की फिजिक्स अप्लाई करनी है। अब कैसे करा जाए, तो ब्लॉक में इस जगह भी मास पे है, यहाँ भी मास है, हर जगह मास है, हर जगह पॉइंट मासेस है। ये सारे पॉइंट्स को मिला के ब्लॉक्स बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट लोकेट करेंगे इस टॉपिक में, एक ऐसा हम पॉइंट लोकेट करेंगे, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, वेयर होल मास इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। माना गया है कि सारे सिस्टम का मास यहाँ पे सेंटर पे इकट्ठा हुआ है। फिर आप सब पे अलग अलग फोर्स लगाने की बजाय सिर्फ आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी विल मूव, इट विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। एग्जांपल लेता हूँ मैं, इस कॉर्नर का मास है 1 ग्राम, दूसरे का 1 ग्राम, ऐसे 100 पॉइंट्स है। कितना मास बन गया टोटल, 100 ग्राम। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हमने सपोज कर लिया, रियल पॉइंट नहीं है ये, एक सपोज किया हुआ है कि सेंटर पे एक पॉइंट है और सेंटर वाले पॉइंट का मास कितना है, 100 ग्राम, जो फिक्टिशियस पॉइंट है। आप सब पे अलग अलग फोर्स लगाने की बजाय सिर्फ किस पे फोर्स लगाओगे, सेंटर ऑफ मास पे, तो बॉडी विल मूव, इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास के हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके हम फॉर्मूलेस बनाएंगे। सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन क्या है, क्यों ये सोचा गया, उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो अपनी लैंग्वेज में आप आइडिया लिख लीजिए कि न्यूटन की जो फिजिक्स है, न्यूटन फिजिक्स इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट मास। Newton physics is applicable only for the point mass, but practically we deal with macroscopic bodies, but practically we deal with macroscopic bodies। प्रैक्टिकली हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ से क्या करते हैं, डील करते हैं। Therefore, concept of center of mass is taken. Therefore, concept of center of mass is taken. अब आप लिखेंगे सेंटर ऑफ मास है क्या, हेडिंग बनाएंगे, अब सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लिखेंगे इट इज़ अ पॉइंट, it is a point where whole mass of the system, it is a point where whole mass of the system supposed to be concentrated। कि कैसा पॉइंट जहाँ पे सिस्टम का सारा जो मास है, इट इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। और इस पॉइंट का हमने नाम क्या दिया, सेंटर ऑफ मास नाम दिया। अब आपको मैं थोड़ी सी रेगुलर बॉडीज़ के बारे में बताता हूँ कि रेगुलर बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। अब बात आती है कि रेगुलर बॉडीज़ क्या होती है।
तो पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि रेगुलर बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, होती क्या है रेगुलर बॉडीज़। रेगुलर बॉडी होती है जैसे आपके पास पहली बॉडी आ गई स्केयर लैमिना। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है स्केयर, एक मैंने लिखा स्केयर लैमिना, दोनों में फ़र्क क्या है। ये स्केयर है, हाँ जी बताओगे स्केयर कैसे बनता है, कैसे बनता है स्केयर। स्केयर 4 साइडों को जोड़ के बनता है, स्केयर बन गया, बीच में तो खाली है ना ये, तो उसको स्केयर बोलेंगे। स्केयर लैमिना का मतलब क्या है, बीच में मास है। जैसे स्केयर प्लेट होगी, स्केयर प्लेट में खाली तो नहीं होगा ना बीच में, स्केयर प्लेट में बीच में क्या होगा, मास होगा। तो जिसके बीच में मास हो उसको अपन लैमिना वर्ड यूज़ करते हैं, स्केयर लैमिना। तो स्केयर लैमिना जो है एक यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म समझ गए भी, कहीं से थिक नहीं है कहीं से थिन नहीं है, हर जगह एक जैसी है, उसको अपन कहेंगे स्केयर लैमिना। तो स्केयर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास मैं निकालने का, रेगुलर बॉडी के निकालने का तरीका बता रहा हूँ। रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे है, ये एक तरह का शॉर्टकट मेथड मैं बता दूँगा आपको। एक लाइन ड्रा करो, जो लाइन फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो लाइन फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन का नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन कौन सी बनाई मैंने, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई। एक लाइन मैंने ऐसे बना ली, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री एक और बनाओ, कहीं और से ड्रा करो ताकि फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, वो तुम्हारी मर्जी है, कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रा कर ली, जैसे मर्जी ड्रा कर लो। जहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करे दैट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पहले ड्रा कर लो जो फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और जिस जगह पे लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करे आपस में दैट इज़ द पोजीशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास। स्केयर लैमिना का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये मैंने रेक्टेंगल बना दी। लैमिना का मतलब है कि अंदर मास होगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करो। एंड जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री 2 ऐसे ड्रा करेंगे तो ऐसे मैंने कर दी, तो इसका भी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, स्केयर लैमिना का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया बच्चे, सेंटर पे आया। इसी तरह अगली रेगुलर फिगर मैं बना रहा हूँ, आप बना लो सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कौन सा होता है, लेदर की बॉल जो अंदर से भरी होती है। अपनी जो अर्थ है, अर्थ भी तो सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं है ना अंदर से। तो सॉलिड स्फीयर में इस तरह, अगर आपने ढूंढना है कि सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह ड्रा करो जिसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सोच के देखो, जब मैंने जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की तो सॉलिड स्फीयर 2 इक्वल पार्ट्स में कट गया, तो क्या क्या बना, 2 हेमीस्फीयर्स बन गए, है ना जी। थोड़ा 3 डायमेंशन टॉपिक है ये, समझ आना चाहिए। एक मैंने यहाँ पे ड्रा किया, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुए वहाँ पे क्या मिला अपने को, सेंटर ऑफ मास मिल गया। तो ये तो बात होगी कि अगर बॉडी रेगुलर है ना, और यूनिफॉर्म बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने का आपको मैंने मेथड बता दिया। अब बात आती है कि अगर बॉडी इरेगुलर हो, अगर अलग अलग मासेस हो, अगर बॉडी इरेगुलर हो, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा एंड हाउ वी कैन लोकेट इट। तो उसके लिए अपन पहले एक डेरिवेशन करेंगे। हम मान के चलते हैं, जो डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ, कि सिस्टम में सिर्फ 2 पार्टिकल्स है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने से पहले 2 सिंपल से क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इज सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्या सेंटर ऑफ मास रियलिटी में है या वैसी एक सपोजिशन की हुई है। हाँ जी बताइए, इज सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट इन द रियलिटी। व्हाट इज आंसर, यस और नो। नहीं, नो, इट इज़ अ फिक्टिशियस पॉइंट। ये रियल पॉइंट नहीं है, इट इज़ ए फिक्टिशियस पॉइंट। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, ऐसे समझते हैं।
ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 पार्टिकल्स है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक हो गया। सेंटर ऑफ मास तभी है जब ये सारे पार्टिकल्स है। जब इनको हटा दिया, 1 2 3 4 पॉइंट्स को हटा दिया, क्या सेंटर ऑफ मास का कोई होगा अस्तित्व? क्या होगा? ये एग्जिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का? नहीं होगा। ये तो उसी तरह हो गया जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट कब होती है? प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि स्कूल का हेड कब होगा? जब बाकी उसके नीचे के लोग काम कर रहे होंगे। जब बाकी लोग सारे हटा दिए तो कल प्रिंसिपल का मतलब ही ख़त्म हो गया। तो वैसे सेंटर ऑफ मास है कि अगर 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स होंगे तब इसकी एग्जिस्टेंस है। अगर इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको सबको हटाई जा रही है आप, ये लो, फिर कल्ला नहीं है, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह का ये कौन सा पॉइंट है? फिक्टिशियस पॉइंट है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इज सेंटर ऑफ मास लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी? सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? इट लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। हाँ जी, व्हाट इज आंसर? सेंटर ऑफ मास मे बी इनसाइड और आउटसाइड, कहीं भी हो सकता है। ये हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी हो सकता है। इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड। चलिए अब हम एक डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिखेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड position of center of mass. Drive an expression to find position of center of mass for a two particle system. Position of center of mass for a two particle system. तो इस सिस्टम में पहला पार्टिकल है m1 और इस m1 का पोजीशन वेक्टर है r1। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है r1। दूसरा पार्टिकल आपके पास है m2 और इस पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस है r2। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अब अपने पास सिस्टम में सिर्फ दो पार्टिकल्स है m1 और m2। हमने पता लगाना है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि सेंटर ऑफ मास इसका सपोज कर लेते हैं C पे। लेट अस सपोज दैट कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? C पे है। और C का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? स्मॉल r। स्मॉल r C का सेंटर से डिस्टेंस है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें यही पता लगाना है ना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। अब एक चीज़ मुझे और बताइए, C पे टोटल मास कितना होगा? A का मास है m1, B का मास है m2, C का टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2। लेकिन अगर अपन इसको रियल मास माने, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को रियल मानूँ फिर तो 3 मास हो गए यहाँ पे। एक m1 हो गया, एक m2 होगा और तीसरा कौन सा हुआ? m1 प्लस m2, 3 हो गया ना। लेकिन सेंटर ऑफ मास रियल मास नहीं है, फिक्टिशियस पॉइंट है वेयर होल मास सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस डायग्राम में टोटल मासेस कितने हैं, व्हाट इज द आंसर? 2, एक m1 है और एक m2 है। ठीक है, चलिए थोड़ी थ्योरी लिखते हैं इसकी। अपन कंसीडर दैट बॉडी हैविंग मास m1, consider that body having mass m1 at position vector r1. Body having mass m1 at position vector r1, mass m2 having position vector r2, mass m2 having position vector r2। R2 मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो R2 पे वेक्टर का साइन लगाना है, R1 पे वेक्टर का साइन लगाना है। लेट C इज ए सेंटर ऑफ मास विद पोजीशन वेक्टर R।
लेट सी इज ए सेंटर ऑफ मास विद पोजीशन वेक्टर r। ठीक है, अब जो बॉडी A है इस पे मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाई F1, खुद लगाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाई बॉडी A पे F1। व्हाट इज F1? हाँ जी, क्या है F1? F1 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1। M1 पे जो मैंने खुद एक्सटर्नल फोर्स लगाई वो है F1। अब एक तो फोर्स मैंने खुद लगाई 1 पे, एक फोर्स अपने आप लगेगी 1 पे, वो कौन लगाएगा? इंटरनल फोर्स 2 लगाएगा। एक तो मैंने खुद लगाई F1, एक फोर्स अपने आप लगेगी, दैट इज़ F12। व्हाट इज F12? F12 इज़ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये अपने आप लगेगी। एक मैंने खुद लगाई है F1 और एक फोर्स अपने आप लग रही है, इंटरनल फोर्स है 1 पे, जो कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि 1 पे ये C क्यों नहीं लगा रहा? ये रियल तो मास है ही नहीं ना, ये नहीं लगाएगा, 1 पे 2 लगाएगा। अब बताइए 1 पे टोटल फोर्स कौन कौन सी लगी? एक F1 लगी और एक F2 लगी। तो मैं ये कह दूँ 1 पे जो टोटल फोर्स लगी वो लगी F1 प्लस F12। ये दोनों फोर्सेस किस पे लग रही है मिलके? 1 पे, M1 पे लग रही है। तो दोनों जिस पे फोर्स लगती है ना उसी का मोमेंटम चेंज होता है, तो जिस पे फोर्स लगेगी उसी का मोमेंटम चेंज होगा, तो इसको मैं लिखूँगा dp1/dt। 1 पे दोनों फोर्स लग रही है तो 1 का मोमेंटम चेंज होगा, तो इसको मैं क्या लिखूँगा? dp1/dt। ऐसे मैंने पहली इक्वेशन बना ली। इसी तरह दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाई हमने वो लगाई F2, खुद लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई हमने F2। व्हाट इज F2? एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। M2 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है दैट इज़ F2, ये तो हमने खुद लगाई। अब 2 पे और कौन सी फोर्स जो अपने आप लगेगी? 2 पे और कौन सी फोर्स है जो अपने आप लगेगी? 1 वाला किस पे लगाएगा? 2 पे, दैट इज़ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये 1 के कारण अपने आप लग रही है, इंटरनल फोर्सेस होती है ये 2 पे 1 के कारण अपने आप लग रही है। अब ये दोनों फोर्सेस मिलके किस पे लगी है? M2 पे लगी है, तो F2 प्लस F21, इन दोनों फोर्सेस ने मिलके 2 बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देना है। तो इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा? dp2/dt। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, ऐड 1 and 2। ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इक्वल टू dp1/dt प्लस dp2/dt। ये बन गया। ठीक है, अब ये आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F12 किसके बराबर होता है? माइनस F21 के। थर्ड लॉ न्यूटन का यही कहता है कि F12 किसके इक्वल होता है? माइनस F21 के। थर्ड लॉ जब आपने किया था ना तो उसमें बताया था कि जब भी ऐसा लिखा आ जाए तो ये थर्ड लॉ की इक्वेशन है। F12 किसके बराबर है? माइनस F21 के। तो अगर F12 माइनस F21 के बराबर है तो F12 और F21 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इंटरनल फोर्सेस नेट कैंसिल हो जाती है आपस में। इंटरनल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, आपस में कैंसिल होगी। अब देखिए क्या बचा आपके पास। जब इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो गई है तो क्या बचा आपके पास? F1 प्लस F2 इक्वल टू dp1/dt प्लस dp2/dt, ये रह गया। ठीक है, इसमें से d/dt निकाल लो कॉमन, और ब्रैकेट में क्या लिखना है अपन ने? p1 प्लस p2। हाँ जी, कुछ याद है तुम्हें? हम p1 प्लस p2 को क्या लिखते थे?
P1 पहली बॉडी का मोमेंटम है, P2 दूसरी बॉडी का मोमेंटम है। P1 प्लस P2 हम लिखते थे कांस्टेंट। क्या लिखते थे? कांस्टेंट। लेकिन इसमें नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। P1 प्लस P2 कांस्टेंट कब होता है? साइड में लिख लो जी। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर कांस्टेंट कब होता है? कांस्टेंट कब होता है? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स। बच्चे गलती करते हैं, वो P1 प्लस P2 वेक्टर को कांस्टेंट लिख देते हैं, लेकिन हमने P1 प्लस P2 को कांस्टेंट नहीं लिखना, बिकॉज इज़ नॉट कांस्टेंट, बिकॉज सिस्टम पे क्या लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। बिकॉज ऑन द सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। P1 प्लस P2 को हमने कांस्टेंट नहीं लिखना, बिकॉज सिस्टम पे क्या लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ये फोर्स किस पे लग रही है? अभी M1 पे। ये फोर्स किस पे लग रही है? M2 पे। दोनों अलग अलग फोर्स लगाने की बजाय क्या मैं इनके दोनों के बराबर की फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दूँ? एक ही बात है। सेंटर ऑफ मास का यही काम है ना, उसने नेट सिस्टम को आसान कर देना है। अब M1 पे अलग लगा रहे हो फोर्स, M2 पे तुम अलग लगा रहे हो, इन दोनों की बजाय तुम कल सेंटर ऑफ मास पे जितनी चाहिए उतनी लगा दो, इट विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। तो जो FCOM है ना, FCOM फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, वो दोनों फोर्सेस के बराबर है, F1 प्लस F2 के इक्वल। FCOM ये मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको, FCOM किसकी फोर्स है? अभी बोलिए। ये फोर्स आप किस पे लगा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना है? M1 प्लस M2। और एक्सेलरेशन किसकी लिखी जाएगी? सेंटर ऑफ मास। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये फोर्स हमने किस पे लगाई है? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास का मास M1 प्लस M2 और एक्सेलरेशन ये इक्वल टू d/dt ऑफ P1 को क्या लिखूँगा मैं? M1 V1। P2 को मैं क्या लिखूँगा? M2 V2। ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो इससे फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी बन गई? d/dt ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2 होल ओवर M1 प्लस M2, ये बन गया। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला बना लिया ना। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को क्या मैं ऐसे लिख दूँ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? dv/dt। तो dv/dt इक्वल टू d/dt ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2 ओवर M1 प्लस M2, ये बन गया। दोनों तरफ क्या कैंसिल हो गया? दोनों तरफ d/dt कैंसिल हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आपके पास बनी वो कितनी बन गई? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। अभी आंसर नहीं आया, लेकिन ये फॉर्मूला जो मैंने बनाया ना वेलोसिटी की जगह काम आएगा, अपने को न्यूमेरिकल करने में ना काम आएगा। इसको थोड़ा फॉर्मूले को अब हाईलाइट कर लो, अभी डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुई। हमें तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। अब वेलोसिटी का V1 किसकी वेलोसिटी है? M1 की। देखना M1 का कितना डिस्टेंस था ओरिजिन से, ग्राफ जो आपने बना रखा है R1 था। तो V1 की वैल्यू पता मैं क्या लिखूँगा? dR1/dt फिर प्लस M2 इंटू V2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे? dR2/dt। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन M1 प्लस M2। इधर बताओ सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन थी? R। ग्राफ को देखो, सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस था? R था। तो क्या मैं इसको VCM को क्या dR/dt लिख दूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला dR1/dt और इसका dR2/dt ऐसे लिख लिया। इसमें से d/dt कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? M1R1 प्लस M2R2 होल ओवर M1 प्लस M2। इधर dR/dt। अब बताइए क्या कैंसिल हो गया? दोनों तरफ d/dt कैंसिल हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन R है उसकी वैल्यू कितनी बनी?
m1r1 प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2। दिस इज द आंसर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसी फॉर्मूले को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम एक स्पेशल केस करते हैं। ये हमने कितने पार्टिकल्स के लिए किया? 2 पार्टिकल्स के लिए। स्पेशल केस लिखेंगे इफ़ देयर आर n पार्टिकल्स, अगर 2 की बजाय सिस्टम में n पार्टिकल्स हो। इफ़ देयर आर n पार्टिकल्स, अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखी जाएगी m1r1 प्लस m2r2 सोन अप टू mn/rn होल ओवर m1 प्लस m2 सोन अप टू mn। अगर कितने पार्टिकल्स हो सिस्टम में? n पार्टिकल्स हो। तो बच्चे यहाँ तक हम आज कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके और फॉर्मूलेज बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये डेरिवेशन आप सबने लिख के प्रैक्टिस करनी है 3 टाइम, जिसको लिखना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। थैंक यू।